हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। 4 अगस्त को मेरी एक लाइव क्लास थी नाबार्ड स्टूडेंट्स के लिए और उसमें हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया। और उस टॉपिक में हमने टॉपिक में भी आपको बाद में बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं या आए हुए हैं वो भी डिस्कस किया। साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि अगर इस टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कैसे आंसर करेंगे। और टॉपिक अगर आप देखेंगे तो डायनामिक भी है और स्टैटिक भी है। सो कैसे उसमें एआरडी और एआरडी का कनेक्शन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से और रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ डायनामिक चीजों से कैसे वो कोरिलेटेड है, ये डिस्कस किया। सो आज इसको यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चीजों को पढ़ा जा सकता है। तो आज की हमारी वीडियो में हम एआरडी के स्टैटिक टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, क्या ट्रिक्स होंगे और कैसे उसको विजुअलाइज करते हुए थोड़ा सा रियलिस्टिक कंडीशन में जाके उसको समझना है। सबसे पहले एक विजुअलाइजेशन के लिए आप इस पिक्चर को देखिए और कमेंट बॉक्स में या फिर आप अपने माइंड में भी इसको आंसर कर सकते हैं। जस्ट पॉज करके थोड़ी देर के लिए वीडियो आप देखिए कि व्हाट इज कमिंग टू योर माइंड आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर पिक्चर। क्या आपको समझ आ रहा है या फिर आप कोई टॉपिक देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्या लग रहा है? बहुत प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर है, किसान बहुत संपन्न है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, हार्वेस्टिंग टाइम है, या फिर सूखा पड़ा हुआ है? आपके माइंड में क्या कंडीशन यहाँ पे आ रही है? जस्ट उसको विजुअलाइज कीजिए और जस्ट उसको उसका कुछ कंटेक्स्ट बनाइए और सोचिए। ओके, इस पे फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब स्टैटिक पोर्शन की बात की गई, नाबार्ड में ये अच्छी चीज है कि नाबार्ड में पूरा का पूरा सिलेबस दिया होगा। हालांकि ये फेज 2 के लिए दिया है, फेज 1 के क्वेश्चंस भी सिमिलर पैटर्न पे ही आते हैं। इसमें एक टॉपिक है, स्टार्टिंग में आप देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, बट इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप ऐसे समझें, जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका अगर लगभग 50% आप देखेंगे, लगभग 50% वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। अब आप कहेंगे सर ये एग्रीकल्चर तो ठीक था, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है? सो ये जैसा नेम से पता चल रहा है कि ड्राई लैंड, अगर लैंड हमारी ड्राई है और वहां पे हम खेती कर रहे हैं तो उसको हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब पानी का नितांत अभाव है या फिर वाटर की शॉर्टेज है। तो यहाँ पे खेती हो कैसे रही है फिर? तो यहाँ पे खेती हो रही है, टोटल डिपेंडेंसी किस पे है? रेनफॉल पे। ओके, सो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हम उसे कहते हैं ऐसा एग्रीकल्चर जहां पे इरिगेशन के लिए या फिर वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए टोटल डिपेंडेंसी किस पे है? रेनफॉल पे। अब इसके दूसरी साइड हम कहते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा भी है, क्योंकि हमारे पास जो एग्रीकल्चर एरिया है लगभग 50 टू 55% तक हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज भी हैं। हालांकि उन्हें हम बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग बात है, बट इरिगेशन फैसिलिटीज भी हैं। बट जो बाकी 50% एरिया है वहां पे इरिगेशन नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे जहां पे इरिगेशन है वो यूपी, इसीलिए यूपी हम कह सकते हैं खाद्यान्न संपन्न है। अब दूसरी जगह आ जाइए, एमपी या फिर राजस्थान, यहाँ पे इरिगेशन की शॉर्टेज है और साथ ही साथ जो फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। तो ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए रेनफॉल पे डिपेंडेंस होती है उसको हम बोलते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये हो गई डेफिनेशन। ओके, तो ये था टॉपिक। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? तो प्रॉब्लम समझने के पहले हमें टॉपिक समझना पड़ेगा। और टॉपिक, अब काम की बात यहाँ पे आ जाती है कि सर नाबार्ड ग्रेड ए में फेज 1 में प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये बताइए। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 3 क्लासेस में क्लासिफाई होता है और वहां पे जनरली, जैसे आप 2021 में देखेंगे, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी एरिया में अगर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm पर एनम है तो उसको हम किस फार्मिंग में क्लासिफाई करेंगे। तो अभी आपने पढ़ा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो कि वर्षा आधारित है खेती के लिए, या फिर वर्षा पे आधारित है, पूरी खेती वर्षा के अंदर ही है। या फिर अगर हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं, मतलब इरिगेशन नहीं है और वर्षा भी नहीं है, तो हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी। सिंपल सी कंडीशन ये है। सो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, वर्षा आधारित कृषि, 3 टाइप की होती है, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और तीसरा रेनफेड फार्मिंग। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी ड्राईलैंड वर्ड फिर से यूज हुआ है, हालांकि यहाँ पे फार्मिंग वर्ड यूज हुआ है, एग्रीकल्चर नहीं यूज हुआ है। ये चीज थोड़ा सा आपको ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के 3 पार्ट, यही आपको रखना है। बस इस टॉपिक में इतना ही याद करने के लिए है। अब ये आपकी याद कर लीजिए। ये याद हो गया कि हमें ड्राई फार्मिंग हम तब कहेंगे जो कि लेस देन 750 mm है।
ड्राईलैंड फार्मिंग उसे कहेंगे जहां पे एनुअल रेनफॉल 750 से 1150 mm है। रेनफेड फार्मिंग मोर देन 1150 mm है। अब इसको एक बहुत आप इमेजिन करेंगे और बहुत कंटेक्स्ट में अगर आप समझना चाहते हैं, ड्राई फार्मिंग माने कि राजस्थान की कंडीशन लेस देन 750 mm। अब आप देखते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश भी हो जाती है। ड्राईलैंड फार्मिंग एमपी की कंडीशन। रेनफेड आप देखेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कंडीशन, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा है बट फिर भी खेती के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश एक ही दिन में हो जाती है कि सारा का सारा लैंडस्लाइड हो जाता है। पिक्चर से समझिए, ये देखिए ये कंडीशंस हैं। अब हालांकि इससे कुछ क्लियर नहीं होता कि ये कौन सी टाइलेंट कंडीशन है रेनफेड, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जब सूखा पड़ा हो तभी ऐसी कंडीशन हो। इरिगेटेड कंडीशंस में भी कभी कभी हमने पानी नहीं दिया तो ये कंडीशन हमें दिखती है। ओके, इसके साथ साथ देखिए, एक तो ड्राई कंडीशन हो गई, ड्राई फार्मिंग जो हमने डिस्कस किया कि जिसमें लेस देन 750 mm एनुअल रेनफॉल होता है। दूसरी कंडीशन हमने डिस्कस की एमपी की, जिसमें ड्राईलैंड, जिसको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हम क्लासिफाई करते हैं 750 टू 1150। अब इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन आती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, जिसको हम बोलते हैं रेनफेड। रेनफेड तो वैसे पता चल ही रहा है कि वर्षा आधारित है, बट ये तीसरी क्लास है जहां पे एनुअल रेनफॉल इज हायर देन 1150 mm। 1150 mm से ज्यादा है। अब आपको लगेगा सर फिर तो ये संपन्न खेती है, बट ऐसा नहीं है। 1150 mm यहाँ पे बारिश या इससे ज्यादा बारिश पूरे साल भर में हो रही है। बट एक एग्जांपल से आप समझिए, वीट की जो क्रॉप है, गेहूं की जो क्रॉप है, उसको इरिगेशन चाहिए जब आप सोइंग कर रहे हैं उससे पहले, फिर 20 दिन बाद, फिर 40 डेज बाद, फिर 60 डेज बाद, फिर 80 डेज बाद, फिर 100 डेज बाद, फिर 120 डेज में। अब अगर आपने मान लीजिए सोइंग के से पहले इरिगेशन दिया बट आप यहाँ पे नहीं दे पाए, फिर आपकी क्रॉप यहीं पे खराब हो जाएगी, भले ही यहाँ पे आपने बहुत पानी दे दिया या फिर पानी का इंतजाम है या फिर यहाँ पे बारिश हो गई। अगर ये सीआरआई स्टेज में वाटर नहीं मिला तो फिर क्रॉप खराब। ये रेनफेड में भी चैलेंजेस होते हैं। अब ये आपको बहुत अच्छा सा दिख रहा होगा, ये हालांकि मेरे घर के पीछे की ये फोटो है। दिखने में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं बट इतना ज्यादा रेनफॉल एक दिन में ही हो जाता है। आप देखते ही उत्तराखंड को न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए लैंडस्लाइड या फिर इन सारी चीजों के लिए, तो उस वजह से भी खेती में चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस क्या है वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। वाटर एरोजन यहाँ पे चैलेंज है। तो कहने का मतलब है ये पूरी कंडीशन मैंने आपको समझाई। रटने की चीज केवल ये है जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ सकती है। अब ये क्वेश्चन आया ही था, यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लें। हम इस कंटेक्स्ट को समझते हैं। हमने अभी देखी कंडीशन कैसी है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की कंडीशन है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है मतलब वर्षा आधारित खेती है, पानी का कोई जुगाड़ नहीं है, अगर वर्षा नहीं हुई तो पानी नहीं मिलेगा। अब उसके लिए एक अप्रोच होती है, वो क्या अप्रोच है, वाटरशेड अप्रोच। वाटरशेड मतलब जलागम विकास या फिर जल संवर्धन हम इसे कहते हैं। मतलब जितना भी रेनफॉल हो रहा है उसको हम एक कॉमन पॉइंट पे क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे या फिर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं कैचमेंट एरिया, इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग एरिया। फिर जहाँ पे वो वाटर यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कमांड एरिया। आप देखेंगे वाटर यहाँ से आ भी रहा है और यहाँ पे यूज भी हो रहा है, तो ये कमांड एरिया होता है। तो ये वाटर शेड होता है। वाटर शेड एक बहुत बड़ी अप्रोच होती है। अगर आप जस्ट एग्जाम्पल इसका देखेंगे, अन्ना हजारे का जो गाँव है रालीगढ़ सिद्धि, वो प्रॉस्पेरस गाँव है या फिर रोल मॉडल गाँव है वाटरशेड की वजह से ही। हालांकि लोगों ने खुद से वो किया, गवर्नमेंट का उसमें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं था। देन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर देखा हमने कि ये कमी है, दूर कैसे हो सकती है, वाटरशेड से। और यही दोनों चीज से मिलके हो सकता है रूरल डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एआरडी में जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर जिसमें टॉपिक में पढ़ रहे हैं, उसका रूरल डेवलपमेंट से रिलेशन नहीं है या फिर ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट नहीं है। तीनों चीजों को, इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली नहीं डिस्कस किया। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं आपके माइंड में कौन कौन से प्रॉब्लम आ रही हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सारी प्रॉब्लम्स बताइएगा। प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स क्या है, या फिर इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है, सारे कंस्ट्रेंट्स अगर आपको लगता है तो आप लिख के बता सकते हैं। उस एरिया को वाटरशेड अप्रोच से ठीक किया जा सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, और अगर ये दोनों चीज हो जाती हैं तो रूरल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। और अगर पानी रहेगा, खेती संपन्न होगी, तो फिर माइग्रेशन भी नहीं होगा। आई होप कि मैं आपको चीजें समझा पाया हूँ। नाबार्ड की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप इससे पहले हमने रूरल डेवलपमेंट भी डिस्कस किया था, और जो भी चीजें आज की सिनेरियो में हो रही है और जो भी आपकी नाबार्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। संडे के दिन टाइम देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कुछ सीखने को मिला या फिर नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।